नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार चल रहा है। जोरों शोरों से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं तीखे प्रहार। सभी कर रहे हैं अपनी जीत का दावा। उमरगांव तहसील की आशा वर्कर कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिलते, उतरे हड़ताल पर। वापी छीरी क्षेत्र में आए रवि ट्रेडर गोदाम में अनजानी वजह से लगी थी आग। घटना में कोई हताहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव का आखिरी दौर चल रहा हो, बीजेपी के समर्थन में मंगलवार को दादरा नगर हवेली पहुंचे थे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने शिवसेना पर किए थे तीखे प्रहार। दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी चुनाव प्रचार में शिवसेना पर भारी पड़ रही है। दादरा नगर हवेली में बीजेपी के समर्थन में केंद्र सरकार के साथ गुजरात सरकार के मंत्रियों, गुजरात और महाराष्ट्र के विधायकों और नेताएं प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी सिलवासा का दौरा किया। दोनों नेताओं ने शिवसेना को तोड़ दिया। फडणवीस ने शिवसेना पर तीखे प्रहार किए थे। तो इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के सभी नेता भी मौजूद रहे थे। चल रही है, कुछ लोग लाशों की लहरों पर यहाँ पर बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। जो हुआ उसका हमको दुख है, लेकिन उसके साथ साथ ये शिवसेना की अवसरवादिता देखिए कि वे किस प्रकार से अवसरवाद करते हैं और दुख को भी भुलाने की कोशिश शिवसेना के माध्यम से होती है। लेकिन याद रखिए, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और भुक्तभोगी हूं। मोदी जी का नाम ले लेकर चुनकर आए थे और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर बैठ गए। ये लोग केवल अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी। जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो मोदी जी याद आते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो केवल सत्ता याद आती है। अरे हमारे महेश भाई तो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको एक साफ सुथरी सरकार देने के लिए, एक साफ सुथरी छवि देने के लिए, एक साफ सुथरा इस प्रकार का सांसद आपको देने के लिए, उसका मुंबई का इतिहास देखिए। जिस प्रकार से वहां पर किसी को जात धर्म नहीं पूछा, जो गरीब था उस तक गैस पहुंची, जो गरीब था उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। और आज हम लोग देख रहे हैं, आज हर गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। वैसे तो ये चुनाव नहीं आता तो ज्यादा अच्छा होता, किंतु जो भाग्य में लिखा होता है वैसी घटनाएं दुर्दैव से कभी कभी घट जाती है। और इसी कारण से यहां पर इस चुनाव का आयोजन हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। देश की लोकसभा का ये चुनाव है। इस चुनाव में हम जिनको चुनकर भेजने वाले हैं, हमारा भाग्य, हमारा भवितव्य बदलने की क्षमता रखने वाला इस प्रकार का एक नेता चुनकर भेजने का अवसर इस चुनाव के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा गुजरात में तो ठीक था, पर ये देश में संभव नहीं हो पाएगा। पर मोदी जी ने देश में भी वो संभव करके दिखाया। न खाऊंगा न खाने दूंगा। गरीब का एक एक पैसा गरीब तक पहुंचाने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ। के माध्यम से
5 लाख तक का इलाज हर गरीब को मुफ्त में मिलने वाला है। 5 लाख तक का इलाज, चाहे फिर ऑपरेशन हो, चाहे दवाई हो, चाहे हॉस्पिटल का एडमिशन हो, चाहे हॉस्पिटल के ऑपरेशन से बाहर आने के बाद महीनों तक दवाई हो, इंजेक्शन हो, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन कोई सवाल ये पूछ सकता है कि मोदी जी इलाज तो मुफ्त में दे रहे हैं, पर वो इलाज लेने के लिए हम जाए कहाँ? तो उसकी भी व्यवस्था मोदी जी ने कर दी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी दे दिया, नर्सिंग कॉलेज भी दे दिया, 1000 बेड का हॉस्पिटल भी दे दिया, और सुदूर हमारे ग्रामीण इलाकों में 100 बेड का हॉस्पिटल दे दिया। हमारे फडणवीस साहब ने बोलना भी शुरू कर दिया था, तब एक रैली आ गई। ऐसा मैंने पूछा कि ये कहां से आ गए, तो कि बगल में किसी ने, नटू भाई ने शायद बताया कि नरोली से आ गए। तो पूरा नरोली सभा में आ गया, वहां से उठ के। जिस प्रकार के उत्साह का यहाँ आप सब लोगों ने प्रदर्शन किया है, इसके चलते मुझे कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। ये महेश भाई की चुनावी सभा तो है ही है, मगर ये विजयी सभा भी है। हमारे गुजरात के कई गणमान्य नेता, હું અહીંયા બેઠો બેઠો જોતો તો સામે ઓલા ખાંભા છે, આ ગોળ પીળો દેખાય છે, આપને બધાને પણ દેખાતા છે, ડાબી સાઈડમાં છે, મોટા મોટા પિલોર છે, ઉગ્યા છે આમ જમીનમાંથી, દેખાય છે ને? ઈ મોદીનો વિકાસ ઉગે છે, એના ઈ રોપડા છે। ક્યાંય દેખાડવા જવાની જરૂરત નથી। આ તો મને તો ખબર નહોતી કે આપણે ક્યાંક સભાના સ્થળમાં જાઉં ત્યાંથી આ ખાંભા દેખાય। એક નાળું પુલિયું કરવું તું ને, અહીંયા નટુભાઈ નહોતો ને એની પહેલા અહીં કોઈ કરી શકતો નહોતો ને। અત્યારે રિંગ રોડ ને બાયપાસ રોડ ને આવા તો 4 પુલના કામ હાલે છે। કામ વાળો વિષય છે ને, એ તો પતી ગયો છે। પણ મારે તમને ખાધી વાત પૂછવી છે। હવે આપણો કોઈ ટીમનો માણસ એ કોઈ કઈ સારું કામ કરે તો એને આપણે ધન્યવાદ આપીએ છીએ, એને કોંગ્રેચ્યુલેશન કહીએ છીએ, એને મીઠાઈ ખવડાવવા જઈએ છીએ। આવો બધો રિવાજ છે કે નહીં આ બાજુ? હા, 100 કરોડ ને ઇન્જેક્શન મારી દીધા એનું કાંઈ નહીં। 100 કરોડ લોકોને રસીના ઇન્જેક્શન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે અને અમારા મનસુખભાઈ માંડવિયાએ દાબી દીધા। અહીં છે કોઈ બાકી? બાકી હોય તો હાથ ઊંચો કરો। નો લીધી હોય જેને વેક્સિન એવા કોઈ હોય તો ચૂંટણી સભામાં આવું ન પૂછાય। અડધોડે જે હાથ ઉભા કર્યા હોય શું રે આપણું? મને પાકો ભરોસો છે કાંઈ બાકી રહેવા દીધું એટલે આઈના આરોગ્ય કર્મીઓ માટે એક વખત જોરદાર તાલી થઈ જાય। मैं नहीं लूंगा। और अब लाइन में खड़ा रहकर खुद तो ले रहा, मेरे मामा को भी दो, ऐसा बोल रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? ये भाजपा की वैक्सीन क्यों लगा रहे हो? क्या से क्या बोल रहे थे? अब ऐसा काम जब देश में चल रहा है तो ये दादरा नगर सिलवासा के नागरिकों को ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी की पीठ थोड़ी सी थपथपाई जाए? लग रहा है। यदि आपके पास मोदी जी आ गए कहीं किसी घटना के वजह, तो आपको ऐसा होगा ना कि चलो मोदी जी आपने ऐसा बड़ा काम कर दिया, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये हो नहीं पाएगा। मोदी जी की पीठ थपथपाने का मौका ऐसे तो आपको मिलने वाला नहीं है, मगर 30 तारीख को आपके पास है इसकी पीठ थपथपाने का मौका। 30 तारीख को आप पीठ थपथपा सकते हो। आपके मौका आपको मिला है और लोगों को यह मौका नहीं है। और जब अगला सेशन मिलेगा और उस सेशन के अंदर लोकसभा चलती होगी और उसमें नए एमपी के रूप में महेश गावित जब शपथ लेता होगा, ये मैं नरेंद्र मोदी की पीठ पे थपथपाने का दृश्य होगा। ये आपको करना है।
फडणवीस जी ने सही बताया कि वहां से 1 रुपया निकलता था, यहाँ आते आते 15 पैसे हो जाते थे। यहाँ कोई सरपंच बैठे हैं, क्योंकि 20 ही सरपंच है, इसका एरिया थोड़ा कम है। मगर इन सरपंचों को पूछना कि कभी पैसा अकाउंट में देखा था? ये जो मोदी जी आए उसके बाद देश के सरपंचों ने अकाउंट में पैसे आने की घटना को महसूस किया कि अब दिल्ली का पैसा यहां आपकी पंचायत में भी आता है, वरना पंचायत में तो कुछ होता ही नहीं था। वहां तो पटावाला का पगार की भी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। मैं कई पंचायत वालों को पहचानता हूं, मैंने तो पूछा भी है पटावाला को क्या देते हो, तो पटावाले मुझे बताते थे वो चाबी देते हैं, जिसे वो ऑफिस को खोलते हैं, बैठते हैं, गांव में उसका रुतबा रहता है, पंचायत ऑफिस की चाबी इसके पास रहती है, कुछ देने लेने का होता ही नहीं था। पैसा भारत सरकार का देश के सभी पंचायतों में, पंचायत के सरपंच के अकाउंट में दिल्ली से निकलकर आने लगा, किसानों के अकाउंट में आने लगा। लोकसभा उपचुनाव को लेकर दादरा नगर हवेली में भाजपा प्रत्याशी महेश गावित के समर्थन में पूरे जोरों शोरों से प्रचार चल रहा हो। चुनाव प्रचार के लिए दादरा नगर हवेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिवसेना पर किया था तेज प्रहार। सामने वाले निशान की पृष्ठभूमि है गरीबों को पैरों तले रोंदने की, लोगों को मारने की, पीटने की, लोगों से वसूली करने की। डर के मारे लोग कुछ बोलते नहीं, इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव महेश गावित का नहीं है, ये उस जनता का चुनाव है जो सुशासन चाहती है, उस नागरिक का चुनाव है जो सुरक्षा चाहता है, उस महिला का चुनाव है जो सम्मान चाहती है। ऐसा प्रतिपादन करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिवसेना पर हल्ला बोल किया। दादरा नगर हवेली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार हेतु विशेष स्वरूप से आयोजित महिला सम्मेलन में ईरानी जी बोल रही थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव की प्रभारी विजया राहटकर, भाजपा उम्मीदवार महेश गावित, प्रदेश अध्यक्ष दिवेश भाई टंडेल, पूर्व सांसद नटूभाई पटेल, सिलवासा नगर अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, ज्येष्ठ नेता फतेह सिंह चौहान आदि प्रमुख नेतागण सभा में उपस्थित रहे थे। भाजपा की निशानी कमल का फूल, ये कोई व्यक्ति नहीं है। कमल का फूल समृद्धि का निशान है, लक्ष्मी का निशान है, संस्कृति का निशान है। सामने वाले की निशानी की पृष्ठभूमि क्या है, ऐसा सवाल ईरानी ने पूछा। उनकी निशानी निरपराध लोगों के खून से रंगी है। हमारे नेता पंत प्रधान नरेंद्र मोदी है, उनके नेता का कोई अता पता नहीं है। ऐसा प्रहार उन्होंने शिवसेना का नाम लिए बिना किया। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने आह्वान किया, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करे, न कि खुद का ही घर भरे। वोट उसी को दो जो हमारे काम आए। कुछ भी हो, हमें महेश गावित को जिताना है। विरोधियों की सेना डराने वाली, धमकाने वाली है, लेकिन हम ना डरेंगे, न झुकेंगे, ऐसा महेश गावित ने स्पष्ट किया। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सिंपलबेन काटेला, उपाध्यक्ष कपिला पांचाल, सिलवासा जिला अध्यक्ष सुनंदा कचवे, खानवेल जिला अध्यक्ष शांति कुरकुटिया, सिलवासा शहर अध्यक्ष हेमलता चौहान आदि प्रमुखों ने भी सभा का आयोजन किया और उसमें उपस्थित रहे थे। मात्र महेश भाई का चुनाव नहीं है, नट्टू भाई का चुनाव मात्र नहीं है, विजया राहटकर का चुनाव मात्र नहीं है, राकेश चौहान का चुनाव मात्र नहीं है, फतेह सिंह जी का चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव है उस जनता का जो सुशासन चाहता है, उस नागरिक का जो सुरक्षा चाहता है, उस महिला का जो सम्मान चाहती है, अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य चाहती है। अक्सर लोग अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हैं तो मंच पर बैठे एक एक नेता का नाम लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत यह है, खूबी यह है कि भाजपा कार्यकर्ता से है, मात्र नेता से नहीं। और इसीलिए आज हमारे प्रत्याशी भले ही गावित साहब हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता बहनें जानती हैं
कि इस चुनाव में अगर कोई कैंडिडेट है तो वो हम स्वयं हैं। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव संगठन का है, ये चुनाव कमल के फूल का है। इस मंच पर भारती बहन बैठी हैं। मुझसे भारती बहन ने कहा कि जब मैं देख रही थी कि सामने के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो मुझे अचंभा हुआ कि एक तरफ कमल का फूल है जो निशान है विकास का, जो निशान है लक्ष्मी के आशीर्वाद का, जो निशान है समृद्धि का, संपन्नता का, अच्छे स्वास्थ्य का, परिवार का, संस्कार का, और दूसरी ओर निशान ही कुछ अपनी अलग कहानी बताता है। मैंने कहा भारती बहन चिंता मत करो, निकले थे वो धनुष बाण के लिए, हाथ में बल्ला थमा दिया। लेकिन वो निशान भी कुछ बतलाता है। क्या बतलाता है? कि उस निशान की एक पृष्ठभूमि है जो खून से रंगी है। उस निशान की एक पृष्ठभूमि है जो गुंडागर्दी से लैस है। उस निशान का इतिहास कुछ ऐसा है कि गरीबों को अपने पैरों तले उस निशान ने रौंदा है, परिवारों को भयभीत किया है। वो निशान लेकर आज जो अपना वोट मांग रहे हैं, कभी जाकर उन परिवारों से पूछिए, उन महिलाओं से पूछिए जिनको प्रताड़ित किया उस निशान ने, जो आज भी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। उन औरतों से जाकर पूछिए कि उस निशान ने उनको क्या दिया। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर सोसाइटियों में, अपार्टमेंटों में और फलियों में पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित करके जनता का मांग रहे हैं समर्थन। सिलवासा शिवसेना उम्मीदवार कलाबेन डेलकर का सघन चुनाव प्रचार जारी है। सोसाइटियों, अपार्टमेंटों और फलियों में जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इसके समर्थन में महाराष्ट्र के शिवसेना नेता, विधायक, मंत्री भी यहां इस तरह के अभियान चला रहे हैं। कलाबेन डेलकर ने दादरा नगर हवेली के विकास में स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर का योगदान हर जगह, हर क्षेत्र के हित के लिए संघर्ष की तरह बात कर रहा है। लोग उनकी बात सुनते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कलाबेन ने मोदी सरकार की उन्हें हराने की दौड़ का मजाक उड़ाते हुए वेल टू डू कंपनी एरिया होराइजन सोसाइटी के संपर्क किया गया और कलाबेन ने कहा कि एक महिला को जीतने से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री और तथाकथित बड़े लोग सिलवासा में दौड़ रहे थे। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साहिब ने हमेशा दादरा नगर हवेली के हित और विकास के लिए लड़ाई लड़ी, केंद्र को भी समर्थन दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी। आप देख सकते हैं कि विरोधी दल के नेता आज यहाँ किस तरह इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं जिसमें हमें आप सभी के समर्थन की जरूरत है। हम लड़ेंगे और न्याय करते रहेंगे, ऐसी बात कही थी और उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। आपको पढ़े लिखे हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या करना है, आगे के दिनों में कैसे हमारी हालत होने वाली है। तो ये सोच के आपके सामने में आई हूँ, एक उम्मीदवार की तरह आई हूँ और एमपी के उम्मीदवार की तरह आई हूँ। मुझे पता है ये एमपी का मतलब पता है कितनी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी सोच के आई हूँ, आपके सामने आई हूँ, सर की विचारधारा लेके आई हूँ, भाईचारा के साथ आई हूँ, सबको साथ में लेके चलेंगे, ये विचारधारा के साथ हम आपके सामने आए हैं। 5-5 साल बैठा है हमारे प्रदेश में, वो गुंडागर्दी कम है हमारे बीच से, सर को छीन लिया, ये गुंडागर्दी कम है उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हमारी जैसे शिवसेना आई है, शिवसेना ने मदद की है, सर के लिए मदद की है, जस्टिस के लिए मदद की है, प्रदेश के पीछे खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। ये सोच के हम लोगों ने शिवसेना से
उम्मीदवारी मैं कर रही हूँ, इसलिए सभी को मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग साथ में रहना है। प्रदेश को बचाने के लिए उज्जवल भविष्य हमारा बच्चे का बने, वो सोच के सभी को सपोर्ट करना है, वही आशा लेके मैं आई हूँ। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच सर नहीं है और आज उनके बिना मैं आपके सामने आई हूँ। आज सभी को पता है हमारे प्रदेश की हालत क्या है। आप सभी लोग बाहर से हैं, जैसे सर हमारे सर थे 89 में जीतने के बाद 92 में इंडस्ट्री लेके आई। अब आप सब लोग हर प्लान से आए, एक परिवार की तरह रखा है सर ने। आज हमारे बीच सर नहीं है, सभी को पता है हमारे प्रदेश की लड़ाई ही लड़ते थे, हक की लड़ाई लड़ते थे, अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। हमारी कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी और परिस्थिति ये फैमिली की ऐसी कर दी तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। स्थिति ऐसी आ गई प्रदेश में कि आज छोटे से प्रदेश में पूरी टीम आ गई, केंद्र से टीम आ गई। जब काम था, समस्या थी, कोई पूछने के लिए नहीं आया। आज हर रोज कोई ना कोई बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़ी बड़ी वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतना ये फैमिली से डर एक महिला के सामने पूरी केंद्र सरकार आती है, प्रचार के लिए आती है। हमारी लड़ाई हक अधिकार की है। शायद ये हक अधिकार यही सरकार ने दिया होता तो आज परिस्थिति ये नहीं आती, वहां से दिल्ली से नहीं आना पड़ता, डोर टू डोर प्रचार नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए मैं आपको आई हूँ। आएंगे, सब लोग आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, जीतना है, सामने वाले को जीतना है, कैसे भी करके जीतना है। डराओ धमकाओ, कुछ नौकरी करते हैं उसको नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, खोटे खोटे केस करने की कोशिश करते हैं, जो आगे निकल के आते हैं उसको डराने की कोशिश करते हैं। होगा 4-5 दिन सब कुछ होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रदेश को बचाने के लिए सबको समझना पड़ेगा, हक अधिकार के लिए सपोर्ट करना, सबको सोचना पड़ेगा। आज नगर पालिका की हालत आप देखो कैसी है। कहीं काम के लिए हम जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं हमारा कोई नहीं सुनता। कल उठ के ऐसा नहीं हो जाए, कल उठ के ऐसा नहीं हो जाए कि सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए सभी को ये समय आया है, जवाब देने का समय आया है। सभी को समझ के मैं आपके सामने आई हूँ, हिम्मत करके आई हूँ, सर के बिना में आई हूँ। एक अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने में आई हूँ और प्रदेश के हमारा अच्छा भविष्य प्रदेश का बने वो सोच के मैं आई हूँ। हमारे सर के जस्टिस के लिए मैं बाहर आई हूँ। आज लड़ाई लड़ते लड़ते आज हमारे बीच सर नहीं है, इलेक्शन आया है, आपके बीच में मैं आई हूँ। और बात तो कहना ज़्यादा है, लेकिन आज टाइम भी कम है, समस्या भी ज़्यादा है। सभी को पता है प्रदेश की हालत क्या है। आप लोग शायद बाहर से हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आज इंडस्ट्री की हालत भी कैसी है सभी को पता है। हम आज प्रदेश में अभी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश में अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नगर पालिका के एरिया से आप लोग सब लोग हो, सभी को पता है समस्या कितनी बड़ी है। कोरोना के दरमियान सभी को मुश्किल भी पड़ी। हमारा प्रदेश जितना हो सके यहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि कोरोना के काल में जहाँ जो मदद चाहिए थी, पूरा संगठन जो हमारा संगठन सरकार संगठन था, सभी को मदद भी की। और जहाँ हो सके
2019 में सर को जिताने के बाद जो स्थिति आई सामना किया, अकेले ने सामना किया। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाएंगे, लेकिन जहाँ हमारा प्रदेश था वहाँ से नीचे स्तर पे आ गया है, सभी को पता है। आज परिस्थिति ऐसी है कि हम आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे फिर भी हम कहीं बोल नहीं पाते हैं। इतना प्रदेश का विकास हुआ है फिर भी हमारे लोगों को, प्रदेश के लोगों को भी रास्ते के लिए भटकना पड़ता है, पानी के लिए भटकना पड़ता है, बिजली के लिए। आज महंगाई बढ़ गई है, आज बिजली की हालत कैसी है, बेड़ा बढ़ाया गया, सभी व्यापारियों की दुकान तोड़ी गई, रास्ता बड़ा किया। ऐसी समस्या दिन ब दिन बढ़ती गई। जो हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उसको भी निकाला गया, सैलरी कम कर दी। हमारे सर ने पार्लियामेंट में सवाल भी उठाए, शायद यही प्रशासक को डर था कि जो भ्रष्टाचार किए हैं, अत्याचार किए हैं, जो तानाशाही की है, वो शायद बाहर निकले, ये डर से सर को परेशान करने की कोशिश की। और हमारे बीच में आज सर नहीं है। ओनली जिम्मेदार यही तानाशाह है, यही प्रशासक है, यही प्रशासक के सब अधिकारी हैं। ये सबको समझना पड़ेगा। 35 साल तक जो प्रदेश को हमारे सर ने बनाया है, हमारे मोहन भाई ने बनाया है, अकेले हाथ लड़े हैं। ये सबको याद रख के साथ में रहना पड़ेगा, एक भाईचारा के साथ रहना पड़ेगा। जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आता है, तब यही पार्टी वाले, जो बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी पार्टी वाले हैं, जात धर्म जो भाईचारा के साथ रह रहे हैं, सबको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, आपस में लड़वाएंगे। अंदर वाले बाहर वाले करेंगे, प्रदेश वाले बाहर वाले आएंगे, गुंडागर्दी आ जाएगी, ये होगा वो होगा। ऐसी परिस्थिति इलेक्शन के दरमियान में क्यों होती है, वो समझना सबको जरूरी है। आज 7 साल से यही बीजेपी की केंद्र सरकार में सभी ने वोट किए, हमारे सर भी जीत के आए थे, यही सरकार को सपोर्ट किया था। ये सोच के सपोर्ट किया था कि प्रदेश की जो समस्या है उसका समाधान हो, जो प्रदेश में मुश्किलें आई है उसका समाधान हो। आज 500 हजार करोड़ हमारे प्रदेश को मिलते हैं एक साल में, और विकास सभी को पता है, उसके लिए ये लड़ाई थी। और यही सरकार ने जो भी है हमारी समस्या आई है, सामने आई है, यही सरकार ने खड़ी की है, यही प्रशासक ने खड़ी की है। एक छोटी छोटी बात के लिए हमको प्रशासन में जाना पड़ता है। कोई अधिकारी के सामने हम बोलने के लिए जाएंगे तो डराते हैं, केस करने की बात होती है, कहाँ जाएंगे, ये सभी को सोचना पड़ेगा। हमारे सर थे, अकेले हाथ लड़े हैं, और लड़ते हाथ हमारे बीच नहीं है। दादरा नगर हवेली में आने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर दादरा नगर हवेली समाहर्ता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राकेश मिन्हास ने पत्रकार परिषद का किया था आयोजन। समाहर्ता ने दिखाई चुनाव के लिए तत्परता, निर्भय मतदान पर दिया जोर, अधिक मतदान का किया आह्वान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राकेश मिन्हास ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दिखाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज सुबह एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कानून के शासन को प्रभावित करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेटों और चुनाव प्रचारकों सहित गतिविधियों की निगरानी के लिए तैनात अधिकारियों से कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया गया है। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। कोई भी नागरिक 108 पर कॉल कर हमें आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कलेक्टर ने आगे कहा कि मतदाता 30 मई को बिना किसी डर के अपना वोट डालें। यदि कोई प्रलोभन, नकद, सोना, माल का लालच या शराब दे रहा है तो इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस प्रशासन को 108 फोटो व सूचना पर दें।
आपको मास्क पहनना है और वोट करना है। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स उपलब्ध कराए जाएंगे। सोशल डिस्टेंस बना के रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में 90% मतदान होता है, इसे 50% बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों से मतदान करने की अपील करते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उप रिटर्निंग अधिकारी चार्मी पारेख, नोडल अधिकारी मोहित मिश्रा मौजूद रहे थे। वो पिक हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो हमारे कंट्रोल रूम में ही यहाँ पे रहता है, वो किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं जाता है। और उस पर अनोनिमस कंप्लेंट डालने का भी एक ऑप्शन है। उस पर आपको डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ जो वायलेशन आपको दिख रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको उसमें करने में कोई दिक्कत है, जैसे मैंने बताया 1077 हमारा फोन नंबर है, उस पर फोन करके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उस पर आपकी जो अनोनिमस जानकारी है उसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, बट इसमें आप मेरे को जानकारी के साथ बताइए कि कहाँ पे ऐसा हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीज करते हैं। कैश उसका एक पार्ट है। कैश के साथ साथ उसमें ज्वेलरी होती है, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, लिकर होता है, या कोई भी ऐसे इलेक्शन मटेरियल हो सकता है, पैम्फलेट्स हो सकते हैं, फ्लेक्स हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकते हैं, स्कार्फ हो सकते हैं, जिसको कि वोटर्स को या इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बांटा जा सकता है। जब भी ऐसा कोई मटेरियल पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा होता है जो कि इलेक्शन में कैश यूज होना हो वो, और एक ऐसा कैश जो एक नॉर्मल आदमी, सामान्य आदमी अपने किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए लेके जा रहा हो, बट क्योंकि वो जो लिमिट 50,000 की है उससे ज्यादा है तो उसको ब्रीच करने के कारण पकड़ा गया है। जितने भी ऐसे मामले हैं जिसमें आज तक हमने कैश पकड़ा है, उन सभी मामलों में जितनी अपील हमारे पास आई है वो सारी अपील कल शाम तक डिस्पोज कर दी गई हैं। उस अपील में से, उसमें जितनी भी अपील आई हैं उसमें से जितने भी ऐसे मामले थे जो कि इलेक्शन रिलेटेड कैश नहीं था या जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ सकी थी कि वो कैश किस पर्पस के लिए ले जाया गया है, वो पूरा का पूरा कैश लोगों को वापस कर दिया गया है ताकि उनको कोई तंगी ना आए। हमारे पास ऐसे 8 मामले हैं जिनमें कि हमें ऐसा लगा है कि वो शायद इलेक्शन रिलेटेड कैश होगा। वो 8 मामलों का कैश अभी जब्त है, ट्रेजरी में है, और उसको इलेक्शन के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। इन पे 18 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम मौजूद है, हमारे 4 फ्लाइंग स्क्वाड मौजूद हैं, 6 वीडियो व्यूइंग टीम मौजूद हैं और 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड हैं। उसके साथ साथ 27 पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अपॉइंटेड हैं। हमारे पास 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी जिले में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, जो कि जगह जगह पे तैनात है। जो इस साल का इलेक्शन रिलेटेड सीजर है वो 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इतना सीजर पहले जो मैंने पिछले 3 इलेक्शन का डेटा देखा है, पिछले 3 इलेक्शन से ज्यादा ये सीजर है। तो इसके लिए जो प्रशासन ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो रिजल्ट ला रहे हैं। जितनी गाड़ियां मैक्सिमम, हम अभी उसमें क्या करेंगे कि बॉर्डर हम लोग सील कर देंगे। 27 तारीख से जब कैंपेनिंग खत्म होगी 7 बजे, उसके बाद में हमारा बॉर्डर जितना भी गुजरात महाराष्ट्र के साथ लगता है उसको सील कर दिया जाएगा। और अंदर जितने हमारी चेकिंग है, फ्लाइंग स्क्वाड की मूवमेंट है और सेक्टर ऑफिसर्स की मूवमेंट है, उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो तो हमें पता चले। पर हाँ, इसमें हर चीज प्रशासन नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी अगेन, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई हुई एक सी विजिल ऐप है, वो सी विजिल ऐप पे मैं, जो हमारी दादरा नगर हवेली की बहुत ही इनलाइटेड जनता है, उनसे भी अपील करता हूँ कि आपको कहीं भी ऐसा कोई इंसिडेंट दिखे कि कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कोई कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उस ऐप पे फोटो के साथ डाल सकते हैं। उस ऐप में अनिवार्य है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, वो 90 मिनट के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई है उस कंप्लेनेंट को वापस बताए। तो वो हम उसको 90 मिनट के पहले ही बताने की कोशिश करेंगे। हमारा 1077 हेल्पलाइन नंबर भी है, वो हमेशा 24 घंटे चालू है, तो उसमें आप भी हमारा सहयोग करें। कोई भी आपको ऐसा इंसिडेंट दिखता है तो आप हमें बताएं, हम पूरी ताकत से और पूरी स्पीड से, पूरी मुस्तैदी से उस पर एक्शन लेके उसको बंद कराएंगे। उनका हमने एक सर्वे आज से 20 दिन पहले करा था, और जितने भी डिसेबल्ड वोटर्स थे उनका भी एक सर्वे करा था। उनको हमने घर घर जाके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट करा था, उनको पोस्टल बैलेट सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। तो जितने 80+ और डिसेबल्ड वालों में से तकरीबन 820 पोस्टल बैलेट्स हमने उस टाइम पे इशू करे थे।
तो उनको मतदान केंद्र में आने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बिल्कुल नहीं आ सकता है। उनका वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है। 25 तारीख को वो प्रक्रिया खत्म कर दी गई थी पोस्टल बैलेट के द्वारा, और उनके सारे जो पोल्ड बैलेट पेपर्स हैं उनको ट्रेजरी में रखा गया है। काउंटिंग वाले दिन काउंट किया जाएगा। अब ऐसा कोई भी जो डिपार्टमेंट के थ्रू सोशल वेलफेयर से जानकारी आई है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि चल नहीं सकता है और जो नहीं आना चाहता था पोलिंग स्टेशन पे, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा वोटिंग स्टेशन पे आने के लिए। इसके अलावा जो हमारे कुछ डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए हमने व्हीलचेयर की व्यवस्था और गाड़ी की व्यवस्था, ताकि उनको घर से पोलिंग स्टेशन पे लाया जा सके, ऐसी 13 गाड़ियां का अरेंजमेंट किया गया है, जो कि उनको घर से पोलिंग स्टेशन पे लाके उनकी वोटिंग कराएंगे। तो उनको हर सुविधा देने की कोशिश हम लोग उस दिन करेंगे। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जब वो पोलिंग स्टेशन पे आ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मतदान करा दिया जाए। तो सारे पोलिंग स्टेशन डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। जहाँ जहाँ पे व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे ब्रेल वोटर कार्ड की या बैलेट पेपर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे किसी असिस्टेड वोटिंग की ज़रूरत होगी, वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग को कोई भी तंगी ना आए वोटिंग करने के लिए, उसका पूरा ध्यान हमने रखा है। तो आप वोटिंग करने के लिए सामने आए। इसमें ये भी हमने इंश्योर करने की कोशिश करी है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में, जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होने चाहिए, तो कहीं पे भी 1200 से अधिक वोटर नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं पे भी आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा एक अपना मतदान करने में नहीं लगेंगे। तो 10 से 15 मिनट का टाइम हर कोई आदमी निकाल सकता है वोट डालने के लिए, एक दिन के लिए। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए 30 तारीख को वोटिंग करने के लिए सामने जरूर आएगी। इसके अलावा मैं आपको ये एक जनरल इंफॉर्मेशन सबको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 333 हमारे पोलिंग स्टेशन टोटल जिले में रहेंगे। 2,58,000 हमारे टोटल वोटर्स हैं, और जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे पोलिंग की टीम्स हैं, जितनी हमारी ईवीएम्स हैं, सारी चेक होकर स्ट्रॉन्ग रूम में हम उनको सील कर चुके हैं, जिनको हम 29 तारीख को रात को सभी पोलिंग स्टेशन में उनको भेज दिया जाएगा, ताकि 30 तारीख को सुबह 7 बजे, जैसे मैंने बताया, हमारी वोटिंग टाइम पे शुरू हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं ये आशा करता हूँ कि इस बार एक रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट के साथ हम लोग वोटिंग करा पाए। तो नमस्कार, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली की सारी जनता से एक अपील आज जितना भी मीडिया कर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं उनके माध्यम से करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो पोल डे है, चुनाव का दिन, वो 30 तारीख को इस हफ्ते में शनिवार को है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक पोल का समय निर्धारित किया गया है। ये अपील इसलिए करी जा रही है कि जितना मैक्सिमम वोटिंग हो सकता है जिले में, उतना वोटिंग होना चाहिए। पिछले कुछ इलेक्शंस का डेटा जब देखा गया तो उसमें ये पाया कि जो हमारा शहर का इलाका है उसमें वोटिंग परसेंटेज कभी भी जो है 65-70% से ऊपर नहीं जाता है। तो इस पर हम ये अपील एक इलेक्शन ऑफिस की तरफ से सारी पब्लिक को करना चाहते हैं कि हम सब लोग साथ मिलके एक कॉन्सर्टेड एफर्ट करें कि हम पूरे ज़िले में मोर देन 90% वोटिंग करें, ताकि जो एक डेमोक्रेसी का वोटिंग एक मेन सिद्धांत है, हर आदमी को वोट देने का हक है और हर आदमी को इसको वोट देने के हक को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाती है। सभी ऑफिस, सभी इंडस्ट्री, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तो आप सब लोग भारी मात्रा में बाहर निकल के आएँ, वोटिंग करें। बहुत सारी ऐसी आशंकाएं आपके मन में होंगी कि वोटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला मन में ये आता है कि कोविड का क्या होगा, कि इतने लोग वोटिंग करने जाएंगे तो कैसे होगा। तो ये आपको आश्वासन मैं प्रशासन की तरफ से देना चाहता हूँ कि कोविड की सभी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करेंगे। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पोलिंग स्टेशंस में डिसइंफेक्शन एक दिन पहले और पोलिंग वाले दिन किया जा रहा है।
पोलिंग के दौरान जो दूरी दो लोगों के बीच में होनी चाहिए, उस दूरी के वहाँ पे सर्कल बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन किया जाएगा। मास्क अनिवार्य रहेगा। हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स आपको वोटिंग के टाइम पे दिए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, तो आपको वो घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जो हमने सब अरेंजमेंट करे हैं उससे कोविड का खतरा एक पोलिंग स्टेशन में आपको होने की संभावना बहुत कम है, तो आप बिना किसी भय के बाहर निकल के वोटिंग कर सकते हैं। मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग हैं जिनके साथ उनके सीनियर सिटीजन माता पिता रहते हैं या जो 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हमारे नौजवान भाई बहन हैं जिनके एपिक कार्ड बने हैं और वोटर कार्ड बने हैं, वो भी वोटिंग करने के लिए सामने आए। बहुत से लोग, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो छुट्टी का एक दिन होता है वोटिंग का, तो ऐसा प्लान कर लेते हैं कि हम शहर से बाहर घूमने जाएंगे या शॉपिंग करने जाएंगे, सूरत जाएंगे या मुंबई जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपने बच्चों के लिए भी और इन जनरल एक सोसाइटी के लिए भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप अपना मतदान करके जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसी के चलते आप वोटिंग करने के लिए आप सब लोग एक भारी मात्रा में सामने आइए। दादरा नगर हवेली में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त कार्यवाही की गई हो। 23 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, साथ ही सघन चेकिंग की जा रही है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में होने वाले चुनाव को लेकर जहां प्रशासन एक्शन मोड में है और सख्त कार्यवाही कर रहा है, वहीं पिछले 1 महीने से चुनावी माहौल बना हुआ है। शराब भी जब्त की गई है। चुनाव पर नजर रखने के लिए 18 स्टैटिक टीमों, 4 फ्लाइंग स्क्वाड्रन, 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 27 पुलिस सेक्टर अधिकारियों की टीम को तैनात किया गया है। प्रशासन इस पर नजर रखे हुए है और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में बाहर से आने वाले सभी वाहनों की सख्त जांच भी की जा रही है। ये तकरीबन जो है शराब, टोटल जो सीजर शराब का हुआ है वो 40 लाख के करीब पिछले 1 महीने में शराब का सीजर हुआ है और 2 करोड़ से अधिक कैश का सीजर हुआ है। ये हमारे 18 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और 4 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं। उसके अलावा 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो फील्ड में काम करते हैं और 27 पुलिस मजिस्ट्रेट, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैं। ये सब इनका एक जॉइंट एफर्ट के थ्रू ये सारा सीजर अभी तक हो पाया है। तो इसको हम लोग एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, ताकि कोई भी पैसे का, शराब का या किसी और ऐसे मटेरियल का जो कि किसी भी आदमी को वोट डालने के लिए किसी एक कैंडिडेट या किसी एक पार्टी के फेवर में उसको मोटिवेट या इन्फ्लुएंस कर सके, उसको हम पकड़ रहे हैं। वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील की आशा वर्कर बहनों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलते, उतरी हड़ताल पर। सरकार ने 100 करोड़ टीकों के प्रावधान का जश्न मनाया, लेकिन सफलता ने चंद रूपों में काम करने वाली आशा वर्कर कार्यकर्ता बहनों के घरों में चूल्हे जलाने पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। हर महीने आशा वर्कर बहनों द्वारा पूरी शिद्दत के साथ काम किया जाता है, फिर भी अगर काम के रुपए नहीं दिए गए तो फिर उनके हालात कैसे होंगे। तो 1 या 2 नहीं, पिछले 3 महीनों से वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील की आशा वर्कर कार्यकर्ता बहनों को वेतन नहीं मिलते। मंगलवार को सभी आशा वर्कर बहनें हड़ताल पर उतरे थे। आज की बढ़ती महंगाई के साथ अब दीपावली पर्व भी पास में है, तो आशा वर्कर कार्यकर्ता बहनें जो गरीब और मध्यम वर्ग की हो, उनका वेतन उन्हें मिल जाए तो उनका परिवार भी त्योहार मना सकता है। ऐसे में अब जल्द से जल्द इन सभी आशा वर्कर कार्यकर्ताओं को तंत्र द्वारा वेतन दिया जाए, वो आवश्यक बन रहा है। લીડર બનાવ્યા છે સરે મને જાણ કરી કે દિવાળી પછી સોમવારે તમારે નથી આવવાનું, આવે તો આગલે દિવસે ફોન કરવાનો, એ આખો દિવસ તમારે ફ્રીમાં રહેવાનું, આપણે અહીંયા બેસીને તમારે કાચી માહિતી લાવવાની અને પછી વિજયભાઈ પાસે પાકી માહિતી લઈને આપણે શાંતિથી જેનું બી કોઈ પગારમાં કોઈ બી કોઈ રહી ગયું હશે ને એનું સોલ્યુશન આપણે લઈ નિર્ણય કરીશું। એ રીતે સીડીએસ સર અમને સર અડધો કલાક બેસીને ચર્ચા ચલાવી દીધી છે। હા,
સર આમાં શું છે, અમારી પ્રોબ્લેમ છે વાઉચર માટે એવું કંઈ નથી, જે અમારી રોજિંદી કામગીરી છે એના માટે અમારી આશા બી કંઈક ભૂલ કરે ને સર અમે એને બી બોલીએ, અમે એ બી કરવા તૈયાર છે ને એમને બી એવી રીતના ગમે તેવું કામ કરવાનું દે બી. પણ આ પ્રોબ્લેમ છે અમારે જે આ કોવિડની જે કોવિડ માટે જે વેક્સિનેશનમાં ફોન કરવાના ને એના માટે અમને ધમકી આવે. હા, કે આજે ગેન થાય તો હવે જો હું આમ કરી લઉં, હવે તેમ કરી લઉં, આમાં નહીં આમ કરીને તો અમે વાઉચરમાં તમારું આમ કરું. તો સર આ બધી વસ્તુ અમે કેવી રીતે સહન કરીએ? સર મેડિકલ ઓફિસરને બી નહીં તે તો રીતના બોલે તો પછી અમારું શું બોલવાનું આવે? મેડિકલ ઓફિસરને બી ગમે તેવું બોલે. નહીં, મેડિકલ ઓફિસર સાથે અમારો કોઈ ઇસ્યુ નથી. સર ગ્રુપમાં વાત થયા કરે, સર જોયા કરે, કઈ બોલે નહીં. સરને કહેવા જાય ને અમે તો તેમાં બી એ જ બોલે સર. એટલે અમને એ નહીં સમજ પડતી મળે કે જે અમારી ઓપરેટર છે એ મેડિકલ ઓફિસર છે કે મેડિકલ સર જે ઉભેલા છે એ છે, સમજ જ નહીં પડતી મળે. સર અમારે મોટા પડતા પીએસસી પર દીધી હતી ત્યારે અમે આખો સ્ટાફ થઈને અરજી લખી દીધી, તાલુકા લેવલે બધું અમારા સર પ્રવાસે જરૂરી. હું બનાવું, હું જિલ્લાનો પ્રમુખ છું, કેમ મેં કીધું મારી હિસાબે નથી, મારે બધી બહેનોની ચર્ચા સાંભળીને પછી મારે કરવું છે. મેં કીધું 2017માં જ્યારે આવેદનપત્ર બનાવેલું તેમાં 9,000નો પગાર લખેલો, કેટલા ચૂકવ્યા? 2,000 સર. ઠીક ને ત્યારે સર મને અમે જ્યારે સભાસદમાં મોકલાવ્યું, મને સિગ્નેચર સર એમ નથી કીધું કે તમે સભાસદમાં જાઓ છો. સર મને કહે કે તમારું મારે તૈયાર થવાનું જ છે. રાત્રે મેં 12 વાગે જવાબ આવ્યો, સર હું આવું પણ મારે કપરાડાની બેન મને એક જોડે જોઈએ. તારે વલસાડની 2 બહેનોને, કપરાડાની 1 બહેન, બીજી મારે 4 બહેનોને સર 4 વ્હીલ આપી ગાંધીનગર જવા માટે સર સભાસદમાં જવા માટે તમે મને સાંજે 3 વાગે મૂકવા આવ્યા નાના મોટા મારે. પછી ત્યાંથી અમે બધી નીકળી 2 જાણી. યોગેશ વણજારા, સોલસુંબા પીએચસી, તાલુકો ઉમરગામ. અમારી બહેનો આજે અહીંયા ભેગી થઈ છે કારણ કે અમારું કોઈ બહેનોને કોઈ પીએચસી પર 3 મહિનાનો પગાર બાકી છે અને કોઈ બહેનોને 2 મહિનાનો પગાર પણ બાકી છે. અને મેઇન અમારું પ્રોબ્લેમ એ છે કે કોવિડના જે પૈસા અમને મળવાના હતા, આજે આગળ અમારી ઉમાબેન બોલી ગયા એ રીતે અમારા એ પૈસા નથી મળતા. એ પૈસા અમારા ખાતામાં આવી જાય તો અમે પોતે જ અમારી રીતે હડતાલ તોડી દઈશું. આશા વર્કરમાં કામ કરું છું અને આજે અમે જે લડત માટે આવ્યા છે તે આજે કોરોના કાળમાં અમે આજે બધી આશા વર્કરો એટલી મહેનત કરી છે કે અમે પોતે પણ પોઝિટિવ આવેલા હતા ને આટલા મહિનાથી અમારા જે પૈસા બાકી છે તેની લડત માટે અમે આ હડતાલ પર ઊભા રહ્યા છે બધી બહેનો. ને અમે ખાલી 2000માં અમે નોકરી કરતા છે એટલે અમે સરકારને એ જ નિવેદન કરતા છે કે અમારા પગારનું કોઈ વધારો કરો, બસ અમારું જે છે તે અમારી માંગ પૂરી કરો. અમે મજદૂરી જેવી મહેનત કરતા છે. આજે કચરા ઉચકે તે લોકોને પણ પગાર 10,000 છે ને આશા વર્કરને ખાલી 2,000 જ પગાર છે. 2,000 પગારમાં અમે શું કરીએ? આજે અમારું ઘર પણ નહીં ચાલે. એટલે અમે સરકારને એ જ નિવેદન કરીએ કે અમારો પગાર ફિક્સ કરો બસ. આજરોજ તાલુકા હેલ્થ કચેરી ઉમરગામ ખાતે જિલ્લાના આશા સંગઠનના બેન અને આશા બહેનો અહીંયા રજૂઆત કરવા માટે આવેલા છે. એમના ઇન્સેન્ટિવ અને એમના કોવિડના મહેંદ્રાના પ્રશ્નોને લીધે એમને આવેદનપત્ર આપેલું છે. આશા બહેનોએ કોવિડ એરામાં ખૂબ જ સરસ કામગીરી કરી અને ઉમરગામ તાલુકામાં 100% વેક્સિનેશન કરેલું છે. તેમજ માતૃ બાળ કલ્યાણના તમામ પ્રોગ્રામમાં એમનો ખૂબ જ સહયોગ રહેતો હોય છે અને એમના જે પણ આવેદનપત્ર છે એની માંગણીઓ પોઝિટિવલી ઉપલી કચેરી સુધી પહોંચાડવાની અમે ટ્રાય કરશું અને એમના જે પણ પેન્ડિંગ ઇન્સેન્ટિવ છે દિવાળી પહેલાં મળી જાય એ ટાઈપના અમે પ્રયત્ન કરશું અને એમને જે પણ આરોગ્યલક્ષી જે કામગીરી છે એ હજી એ ચાલુ રાખે એવી हमारी आशा है। वापी रवि ट्रेडर नामक गोदाम में कॉटन वेस्ट में किसी अनजानी वजह से लगी थी आग। घटना में कोई हताहत नहीं। वापी औद्योगिक नगरी है जहां हर रोज आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती है, जिसमें गोदाम में आग लगने की घटनाएं ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो। वापी चीरी क्षेत्र में आए हुए गोदाम में कॉटन वेस्ट का संग्रह रवि ट्रेडर नामक गोदाम में किया गया था, जहां पर किसी अनजानी वजह से आग लग गई थी। थोड़ी ही देर में आग ने भयावह स्वरूप ले लेते तुरंत ही वापी जीआईडीसी फायर को जानकारी देते जीआईडीसी की 4 से ज्यादा फायर की टीमें घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया था। आसपास में रहीश क्षेत्र आया हुआ हो, गोदाम में आग लगते ही भगदड़ मच गई थी, जो कि फायर विभाग द्वारा घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था।
दादरा नगर हवेली सिलवासा नगर पालिका के पार्षद सुमन पटेल को पुलिस ने चुनाव के सिलसिले में बवाल के चलते गिरफ्तार किया गया हो। शिवसेना में फैला असंतोष तो शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सिलवासा के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक के साथ की थी बैठक। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव का प्रचार अब चरम सीमा पर है। उसी बीच सिलवासा नगर पालिका के पार्षद सुमन पटेल को गिरफ्तार करते सियासत गर्मा गई है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में बवाल खड़ी होते शिवसेना के समर्पित नेता की गिरफ्तारी से शिवसेना में असंतोष फैल गया है, जिसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सिलवासा के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक के साथ बैठक की थी। बैठक में वार्तालाप के साथ निष्पक्ष चुनाव की मांग भी की थी। बैठक में संजय राउत ने बताया कि स्थानीय प्रशासन पर सियासी दबाव बढ़ रहा हो, अब निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसी मांग की गई थी। जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हो गई। अभिनव साहब भी हमारे साथ थे। इलेक्शन तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बॉसेस का बढ़ रहा है। हमें उनसे डर नहीं है। कल हमारा एक प्रमुख जो कार्यकर्ता है, हमारा जो कॉर्पोरेटर है सुमन भाई पटेल को जिस तरह से डिटेन कर दिया और अब तक उसको बेल नहीं मिला है। 151 क्या किया उसने? हमने पूरे एविडेंस सेंट्रल ऑब्जर्वर के पास सौंप दिया है कि देखिए यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन किस तरह से दबाव में शिवसेना के प्रमुख लोगों को, जो कलाबेन के लिए काम कर रहे हैं, जो मोहन भाई दिलकर जी के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, जो ये पूरा चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं और उनको काम करने से रोक रहे हैं। देखिए, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जिम्मेदारी दोनों बाजू से होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हमने हमारे लोगों को कहा है कि संयम से काम करिए, पेशेंस रखिए। हमको चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है। सामने से पूरा माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। खुद ही झगड़े करे, खुद ही केसेस बनाए, खुद ही पुलिस को फोन करो, खुद ही हमारे लोगों को उठाइए। ठीक है, आज हमने सेंट्रल ऑब्जर्वर साहब को पूरी कहानी बता दी है और हमें पूरा विश्वास भी है उनके ऊपर, वो एक्शन भी लेंगे। उसके बावजूद अगर कुछ गलत बात होती है तो कलाबेन दिलकर ये शिवसेना की कैंडिडेट है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। अपने सत्ता का दुरुपयोग करे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? कुछ ज्यादा ही, सिर्फ ज्यादा ही नहीं, ओवरडोज है, ज्यादा से ज्यादा है। मैं बोला ना, कलाबेन दिलकर जी शिवसेना के उम्मीदवार है, ये भूलना नहीं चाहिए। लगता है वो, उनको लगता है कि इस बार हार पक्की है, तो ये ऐसा कलाबेन दिलकर की जीत पक्की है। किसको हारना है उनके सामने हार दे, लेकिन कलाबेन की जीत पक्की है। कल 12 बजे यहाँ आदित्य ठाकरे साहब आ रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे साहब की यहाँ रैली है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार चल रहा है। जोरों शोरों से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं तीखे प्रहार, सभी कर रहे हैं अपनी जीत का दावा। उमरगांव तहसील की आशा वर्कर कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिलते, उतरे हड़ताल पर। वापी छीरी क्षेत्र में आए रवि ट्रेडर गोदाम में अनजानी वजह से लगी थी आग, घटना में कोई हताहत नहीं। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।